हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारा आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक का अध्ययन पूर्ण हो चुका है और अब हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल का, जिसमें गद्य खंड कंप्लीट हो चुका है। पद्य खंड को आचार्य शुक्ल ने नई धारा और पुरानी धारा दो भागों में विभक्त किया है। तो पुरानी धारा हम पूरा पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नई काव्य धारा को। और ये सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास को विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं नई काव्य धारा। प्रकरण 2, काव्यखंड 1925 से 1950। ये प्रथम उत्थान के अंतर्गत आता है, जिसको आचार्य शुक्ल ने नई धारा में रखा है। प्रकरण 1 में हमने पुरानी काव्यधारा को पढ़ा और प्रकरण 2 में नई काव्यधारा को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि प्रथम उत्थान के अंतर्गत आती है। संवत 1900 से 1925 तक का जो समय था वो आचार्य शुक्ल ने पुरानी धारा के अंतर्गत रखा है। यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। ये पुरानी काव्य धारा में हम पढ़ चुके हैं कि जिस प्रकार भारतेंदु जी ने गद्य का परिष्कार किया, उसी प्रकार उन्होंने कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। उसी प्रकार उन्होंने कविता में भी नए नए प्रयोग किए और नए नए क्षेत्रों की ओर उसको मोड़ा। जिस प्रकार उन्होंने गद्य का परिष्कार किया और उसमें नए नए प्रयोगों के साथ उसकी भाषा का भी परिष्कार किया था। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। नए नए जो क्षेत्रों की ओर मोड़ा, उन नए रंगों में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे और इसी से देशभक्ति से ही जुड़े हुए विषय थे लोकहित, समाज सुधार और मातृभाषा का उद्धार। हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए। हास्य और विनोद के जो नए विषय थे वो भी इस युग में कविता में उठाए गए। रीतिकाल के कवियों की रूढ़ में हास्य रस के आलंबन कंजूस ही चले आते थे। हास्य रस के जो आलंबन थे उनकी कंजूसी रीतिकाल में चल रही थी, पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलंबन सामने आने लगे। जो साहित्य का नया युग अर्थात आधुनिक युग के आरंभ में ही कई प्रकार के आलंबन सामने आने लगे। जैसे उसमें से कुछ हैं पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी, जो वीरता के आश्रय थे वो भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले, इस प्रकार के वीरता के आश्रय लिए गए ऐसे वीर पुरुष थे जो जन्मभूमि के लिए अपना रक्त बहाने को तैयार थे, जन्मभूमि के उद्धार के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए रक्त बहाने को तैयार थे, ऐसे वीर थे। अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले वीर थे, इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। इस प्रकार के वीर ही इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जिस प्रकार भारतेंदु ने गद्य का परिष्कार किया था, उसी प्रकार कविता का भी किया और इस नए युग में नए नए आलंबन आने लगे और नए नए विषय सामने आए, जिसमें से देशभक्ति प्रमुख विषय था और उसी से जुड़ा हुआ लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार, जो मातृभाषा थी उसके उद्धार के लिए, उसके विकास के लिए भी कार्य किया गया और साथ ही साथ हास्य विनोद जैसे विषय को भी उठाकर उस पर भी कविता की गई। सारांश यह कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिस नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले। कि इस नई धारा की कविता में जो नए नए विषय आए हैं वो नवीन विषय तो थे ही, इसलिए तो उन्होंने आकर्षित ही किया,
एक तो वे नए विषय थे, और नए विषय ही केवल नहीं थे, इसके अतिरिक्त जो नवीन परिस्थितियां थीं जिनका हमारे मनोविकारों से सामंजस्य घटित हो रहा था, जिनके साथ हमें दो चार होना पड़ रहा था, उस प्रकार की परिस्थितियों से भी वो ताल्लुक रखते थे। तो इस प्रकार के विषय कविता में आने लगे थे। कालचक्र के फेर से ये नहीं है कि वो नवीन विषय हैं इसीलिए ग्रहण किए गए हैं, वो जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उनसे तालमेल भी रखते थे, और जो सामंजस्य उनका था हमारे मनोविकारों के साथ जो घटित हो रहा था दिन प्रतिदिन, उसका भी उसमें हमको चित्रण मिलता है। कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मिका वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है। काल चक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, जो नई परिस्थिति होती है जो हमारे सामने आती है, उसका सामना करने की बुद्धि जिस प्रकार आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मिका वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है। परिस्थिति को हम सहज रूप में नहीं लेते, उसको जब तक हम अपना समझ के उसका समाधान नहीं करते, उसमें जीते नहीं हैं, तब तक हमारा जीवन फीका, नीरस, परिस्थिति को हम किसी भी प्रकार अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। अगर हम उसमें रागात्मिका वृत्ति उत्पन्न करते हैं, उसको जीने की कोशिश करते हैं, तो ही हमारा जीवन सरस रहेगा। विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उसके विधान का ढंग भी बदल चला। विषयों की अनेक रूपता भी थी, उसके साथ ही साथ उसके विधान का ढंग भी बदला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। प्राचीन जो धारा चल रही थी उसमें मुक्तक और प्रबंध की जो दो प्रणालियां चली आ रही थी, उस प्रणाली से भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आता था। पुरानी जो कविता थी उसमें जो प्रबंध लिखा जाता था उसका रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आ रहा था। या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे। पौराणिक कथाओं को लेकर, ऐतिहासिक जो वृत्त थे उनको लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्रप्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीर हरण लीला इत्यादि, अथवा विवाह, मृगया, झूला, हिंडोला, ऋतुविहार आदि को लेकर वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध। या तो ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान रचे जाते थे, या तो इस प्रकार के विषयों को लेकर वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध रचे जाते थे। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों या निबंधों की चाल न थी। अनेक प्रकार के सामान्य विषय नहीं थे, केवल ये दो ही प्रकार के विषय प्राचीन धारा में थे। सामान्य विषय नहीं थे, जैसे कि बुढ़ापा हो गया, विधि विडंबना हो गई, जगत सच्चाई सार है, गोरक्षा पर है, या माता पिता का स्नेह। इस प्रकार के जो सामान्य विषय हैं उन पर रचनाएं नहीं होती थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्त वैचित्र के साथ एक ही पद्य में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। इस प्रकार के विषयों का उल्लेख कहाँ पर होता था? मुक्तकों में। इस प्रकार के विषय मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा भी चली। जब नवीन धारा का आरंभ हुआ तो छोटे छोटे पद्यात्मक जो निबंध थे उनकी भी परंपरा चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक, मैटर ऑफ फैक्ट होने लगी। जो नवीन धारा का जब आरंभ हुआ तब तो थोड़ा भाव प्रधान रही, प्रधानता उसकी रही, पर आगे चलकर वो शुष्क पड़ गई और इतिवृत्तात्मकता, मैटर ऑफ फैक्ट की प्रधानता होने लगी। मैटर ऑफ फैक्ट अर्थात जो वस्तु वर्णन पहले चला आ रहा था, आप कह सकते हैं, उसी का फिर से दोहराव नवीन काल की धारा जब आगे बढ़ी तो इस प्रकार का वर्णन होने लगा, और इस प्रकार का वर्णन
अर्थात भारतेंदु युग से जब हम आगे बढ़े तो द्विवेदी युग में फिर से वही प्राचीन धारा का अनुसरण करके प्रबंध, आख्यान आदि लिखे जाने लगे। इस युग में नई भावधारा, जो कोमल कांत पदावली जिसको कहते हैं, जो भावों से भरी होती है, उस प्रकार के काव्य का अभाव रहा और मैटर ऑफ फैक्ट काव्य अर्थात वस्तु वर्णन वाले काव्य, इतिवृत्तात्मक काव्य जो कथानक रूप में ही होते थे, जो प्राचीन कथाओं से, पौराणिक कथाओं से उठाए हुए काव्य की अधिकता रही। तो इसलिए ये काव्य नीरस हो गया। तो जैसे प्राचीन धारा में प्रबंध और मुक्तक परंपरा थी, तो प्रबंधों में जैसा अभी आचार्य शुक्ल ने बताया है कि इसमें वस्तु वर्णन अधिक होता था, कथात्मक और वस्तु वर्णन ही चला आ रहा था। फिर जब नई धारा का आरंभ हुआ तो धीरे धीरे अन्य विषयों को लेकर भी भाव प्रधान काव्यों की रचना होने लगी। फिर जैसे जैसे वह आगे बढ़ी तो द्विवेदी युग में फिर से वही इतिवृत्तात्मकता आ गई। फिर से वस्तु वर्णन प्रधान और आख्यान काव्य लिखे जाने लगे। नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी आदि को ले सकते हैं। नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर किसको किसको लिया जा सकता है? भारतेंदु जी को लिया जा सकता है, प्रताप नारायण मिश्र जी को लिया जा सकता है, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी आदि को ले सकते हैं। इनको हम पुरानी काव्य धारा में भी पढ़ चुके हैं। और अब आइए देखते हैं भारतेंदु जी का नवीन काव्य धारा में क्या स्थान रहा है। इन्होंने नवीन काव्य धारा के अंतर्गत कौन सी रचनाएं की हैं। जैसा ऊपर कहे आए हैं, नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। जैसा कि अभी पहले कहा जा चुका है कि नवीन धारा में भारतेंदु जी की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति के लिए था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है वह तो है ही, बहुत ही स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो नवीन काव्य धारा है उसमें भारतेंदु जी ने भी नवीन विषयों को उठाया है और वर्तमान जो ज्वलंत विषय थे उन पर भी कविताएं की हैं और अपनी देश की जो दशा थी उस पर अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी है, जो पुराने आख्यान काव्यों और वस्तु वर्णन प्रधान प्रबंधों से अलग था। तो इन्होंने अपने नाटकों में तो गीत दिए ही हैं जो कि देश की दशा को व्यंजित करते हैं, उसके अतिरिक्त इन्होंने मार्मिक कविताएं भी लिखी हैं अपने नाटकों से अलग, जो कि देश की दशा, अतीत की गौरव गाथा और वर्तमान में जो देश की अधोगति हो रही है, वर्तमान अर्थात तत्कालीन वर्तमान स्थिति को भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में उठाया है। विजयिनी विजय वैजयंती में जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। अब यहाँ से एक बात आपको ये स्पष्ट हो जाती है कि भारतेंदु ने कौन कौन से विषयों को अपनी रचनाओं में उठाया है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे अधिक स्वर भारतेंदु जी का देशभक्ति की ओर रहा है। तो इन्होंने देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व भी लिखा है, वर्तमान अधोगति जो थी उस समय वो भी लिखी है, उसकी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता, भविष्य की जो चिंता थी देश के भविष्य की वो भी लिखी है। इस प्रकार के भाव इनकी कविताओं में संचरित होते हैं। यहाँ पर विजयिनी विजय जो इनकी एक रचना है उसमें इन्होंने जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय हुई थी उस पर इन्होंने ये कविता लिखी है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतेंदु की विजयिनी विजय रचना की विषय वस्तु क्या है। तो ये है मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर ये लिखी गई रचना है। देशभक्ति व्यंजक कैसे कैसे भिन्न संचारी भावों का उद्गार है, कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद, भिन्न भिन्न संचारी भावों का उद्गार है। देशभक्ति की व्यंजना करने वाले ऐसे ऐसे भावों का उद्गार है जो भिन्न भिन्न है, कहीं गर्व है, कहीं क्षोभ है, कहीं विषाद है। इस प्रकार इन्होंने लिखा है। सहसन बरसन सो सुनो जो सपने नहीं कान, सो जयारज शब्द को सुन और फरक उठी सबकी भुजा, खरिक उठी तलवार, क्यों आप ही ऊंचे भय आर्य मोच के बार। का कारण जान प्राचीन आर्य गौरव का गर्व कुछ आ ही रहा था कि
ये कारण जान प्राचीन जो आर्य गौरव था उसका गर्व कुछ आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया और फिर वही हाय भारत की धुन। इस प्रकार की व्यंजना करते करते अचानक ये व्यंजना आ जाती है जब देश की अधोगति का ध्यान आता है। हाय वह भारत भूभारी सब ही विधि सो भई दुखारी हाय पंचनद हा पानीपत अजहूं। ये सब भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। सहसन बरसन सौ सुने जो सपने नहीं कान सो जय आरस शब्द को सुन और फरक उठी सबकी भुजा खरक उठी तलवार। ये तो इम्पोर्टेंट है क्यों आप ही ऊंचे भये आर्य मोक्ष के बार। तो इनको आप नोट कर लीजिए कि पंक्ति के रूप में दी जा सकती हैं क्योंकि पंक्तियों से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर है हाय वह भारत भूभारी सब ही विधि सो भई दुखारी हाय पंचनद हा पानीपत अजहू रहे तुम धरन विराजत। हाय चित्तौर नीलज तू भारी अजहू खरो भारत ही मझारी तुम में जल नहीं जमुना गंगा बढ़हु बेग किन प्रबल तरंगा वो रहु किन झट मथुरा काशी धोबो यह कलंक की राशि। तो ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा या तो नोट करके याद करिएगा। क्या ये वही भारत भूमि है कि जहाँ पानीपत जैसी भूमि है, हाय चित्तौड़ जैसी भूमि है, तो उसी को व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं हाय चित्तौड़ नीलज तू भारी अजहू खरो भारत। इस भारत में अब भी तू खड़ा है, तुम में जल नहीं जमुना गंगा बढ़ो बेग किन प्रबल तरंगा कि गंगा जमुना तुम में जल नहीं है कि इतनी तेजी से बढ़ो। जो मथुरा और काशी गर्भ का केंद्र थी उनको डुबा के धोबो ये कलंक की राशि, तो ये कलंक धो दो। चित्तौड़ पानीपत इन नामों में ही हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी है, उसके लिए ये नाम ही काव्य हैं। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इनको जो यूज किया है, यहाँ पर प्रयोग किया है भारतेंदु ने, तो चित्तौड़ पानीपत इन नामों में हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी हुई है, उसके लिए नामों का उच्चारण यहाँ पर नामों का देना ही काफी है, यही उनके लिए काव्य है। नील देवी में यह कैसी करुण पुकार है, ये नील देवी की पंक्तियां हैं। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस रचना से ली गई है, भारतेंदु की किस रचना से ली गई हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। और ये किसकी पंक्तियां हैं, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। कहाँ करुणा निधि केशव सोए जागत नाही अनेक जतन करे भारतवासी रोए। ये नील देवी जो नाटक है इनका, उसकी पंक्तियां हैं। नील देवी भारतेंदु जी का कैसा नाटक है, अनुदित है या मौलिक नाटक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर यह कह देना भी आचार्य शुक्ल आवश्यक समझते हैं कि भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। उन्होंने केवल नए नए विषयों का ही उद्घाटन किया है, न कि किसी नवीन विधान या प्रणाली का। दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की यह है कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे, वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। जो बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता का उन्होंने वर्णन किया है, उसके साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, वे केवल परंपरा पालन के रूप में हैं। उनमें जो वर्णन तो उन्होंने किए हैं, लेकिन उसमें उन्होंने अपने हृदय के भावों को सम्मिलित नहीं किया है। केवल एक तो हृदय से जो उद्गार निकलते हैं, भाव निकलते हैं प्रकृति वर्णन में, वे नहीं हैं। ये केवल परंपरा पालन के रूप में ही रखे गए हैं, जो प्राकृतिक वर्णन उन्होंने अपने दो एक जगह नाटकों में किए हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जैसे आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन है, चंद्रावली में यमुना का वर्णन है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा का वर्णन भारतेंदु जी के किस नाटक में, या यमुना का वर्णन भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक में किया है। तो या तो किसी ने बहुत डीपली पढ़ा हो तब इनका आंसर उसके लिए इजी होगा, और नहीं तो किसी ने टेक्स्ट बुक पढ़ी हो तो वो इनका आंसर दे पाएगा। तो ये आप नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। वे केवल उपमा और उत्प्रेक्षा के चमत्कार के लिए लिखे जान पड़ते हैं। ये जो उन्होंने लिखे हैं परंपरा पालन के लिए, वे उपमा और उत्प्रेक्षा के चमत्कार के लिए ही लिखे जान पड़ते हैं।
एक पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएं और व्यापार हैं और दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्षा। एक पंक्ति जो लिखी है उसमें अलग अलग वस्तुएं और व्यापार हैं, अलग अलग प्रकार से चीजें लिखी हैं, और दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्षा का उन्होंने उदाहरण दिया है। कहीं कहीं तो यह अप्रस्तुत विधान 3 पंक्तियों तक चला है और कहीं कहीं तो इसमें 3 पंक्तियां तक पाई जाती हैं। अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं। यहाँ पर यह भी बता देना आचार्य शुक्ल ने आवश्यक समझा कि जैसे पहले उन्होंने कहा कि गद्य का भी उन्होंने परिष्कार किया, उसमें भी नए नए विषयों की खोज की, नए नए आलम्बन खोजे, उन पर लिखा। उसी प्रकार उन्होंने पद्य में भी नए विषयों की खोज की और नवीन विषयों का वर्णन किया। परंतु यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं, गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं। कि जिस प्रकार उन्होंने गद्य का परिष्कार किया, जिस मात्रा में उन्होंने नए विषय और मार्ग गद्य को सुझाए, उतनी मात्रा में उन्होंने पद्य में नहीं सुझाए। उतनी अधिक मात्रा में पद्य को उन्होंने नए नए विषयों और मार्गों की ओर नहीं मोड़ा। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। ये आपका कथन के रूप में भी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये किस विद्वान का कथन है और दूसरा ये किसके विषय में लिखा गया है, ये किसके विषय में कहा गया कथन है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। श्रृंगार रस के कवित्त सवैयों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है। श्रृंगार रस के जो कवित्त सवैये लिखे थे, उनका उल्लेख पुरानी काव्यधारा में हो चुका है। देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गईं अथवा विशेष अवसरों पर। जो देश दशा, अतीत गौरव आदि विषयों पर उन्होंने लिखा है, वे कविताएं या तो उनकी नाटकों में हैं या तो किसी विशेष अवसर पर लिखी हुई। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स जो लिखी है पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए। ये उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर लिखी, फिर मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए। ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। भारतेंदु ने देशभक्ति परक और राजभक्ति परक दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ऐसी रचनाओं में लोगों को राजभक्ति और देशभक्ति का मेल लग सकता है और विलक्षण लग सकता है। देश दशा पर 2-1 होली या बसंत आदि गाने की चीजें फुटकर भी मिलती हैं और देश दशा पर होली या बसंत आदि पर भी कुछ फुटकर उनकी रचनाएं मिलती हैं, पर उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। उनकी कविताओं का जो विस्तृत संग्रह है, जब पूरे का विश्लेषण करने बैठेंगे तो आधुनिकता कम ही मिलेगी। गाने की चीजों में भारतेंदु ने कुछ लावनियां और ख्याल भी लिखे, जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी। गाने के लिए जो रचनाएं की हैं उसमें लावनियां और ख्याल भी लिखे हैं, जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी। भारतेंदु ने खड़ी बोली में लावनियों और ख्यालों की रचना की। तो आइए देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु जी स्वयं पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त और अनुयायी पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस ओर बढ़े। भारतेंदु जी ने पद्यात्मक निबंध स्वयं नहीं लिखे, परंतु उनके भक्त और अनुयायी प्रताप नारायण मिश्र जी इस ओर बढ़े और उन्होंने पद्यात्मक निबंधों की भी रचना की। उन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा ऐसे विषय भी कविता के लिए चुने। जैसे कि भारतेंदु ने देश दशा पर लिखा, तो मिश्र जी ने देश दशा पर लिखने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा जैसे विषय भी उठाए, इन पर भी लिखा। ऐसी कविताओं में कुछ तो विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव व्यंजना और विचित्र विनोद। इसमें कुछ भाव व्यंजना है, कुछ विचार योग्य बातें भी हैं और इसमें कुछ हास्य भी है। उनके कुछ इतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं, जिनमें शिक्षितों के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषा के रूप में कही गई हैं। कुछ इतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं जिनमें साधारण भाषा में जो शिक्षितों के बीच में बातें प्रचलित होती हैं, उनको रखा गया है। उदाहरण के लिए क्रंदन की ये पंक्तियां देखिए। ये प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है क्रंदन, उसकी पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि इनकी किस रचना की पंक्तियां हैं,
और किसकी ये पंक्तियां हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। और पंक्तियों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब पंक्तियों से भी बहुत क्वेश्चन बनने लगे हैं। तवही लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी हूँ को तरसत, जहाँ कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही, देसिन के हित कछु तत्व कहूँ कैसहु नाही, कहिए कहाँ लग नृपति दबे हैं जहाँ ऋण भारन, तह तिनकी धन कथा कौन जे गृही साधारण। इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद भारतेंद्र जी ने भी कुछ लिखे हैं। जैसे इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद भारतेंद्र जी ने भी लिखे हैं, उसका एक यहाँ पर उदाहरण दिया है आचार्य शुक्ल ने। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाती यह अति भारी। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। मिश्र जी की विशेषता क्या थी? हास्य विनोद जिनमें है, ऐसी रचनाएं मिश्र जी की विशेषता है। हरगंगा, तृप्यंताम, बुढ़ापा इत्यादि कविताएं बड़ी ही विनोदपूर्ण और मनोरंजक हैं। इनकी हरगंगा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हरगंगा, तृप्यंताम, बुढ़ापा, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रसिद्ध हुई, और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा दिया हिंदी की हिमायत करने के लिए, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई। इनका हिंदी हिंदू हिंदुस्तान और हिंदी की हिमायत, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुई। तो फ्रेंड्स, आज हमने भारतेंद्र जी को और प्रताप नारायण मिश्र जी को पढ़ा नई काव्यधारा के अंतर्गत, और इससे पहले पुरानी काव्यधारा में भी हम इनको पढ़ चुके थे। तो जो इनकी रचनाएं पुरानी काव्यधारा के अंतर्गत आती थी, उनका विश्लेषण आचार्य शुक्ल ने वहां पर किया है, और जो रचनाएं नई काव्यधारा में रखने योग्य हैं, उनका विश्लेषण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने किया है। इससे आगे के कवियों को देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि हुई हो, हिंदी साहित्य को समझने में आपको कुछ सहायता मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो पूरा देख के आपको अच्छा लगे और आप आगे पढ़ना चाहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद।